गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हर्ष टावर में रहेंगे आपके साथ कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा रचना वैद्य जुड़ेंगी और विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में बाजार की टेक्निकल्स पर बातचीत करेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से एक खास बातचीत में, और उसके बाद नतीजों पर चर्चा करने के लिए केपीआईटी टेक की सीएफओ प्रिया हार्डिकर से करेंगे खास बातचीत। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। 49,612 पर अब बैंक निफ्टी तो 49,650 के उस रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब। निफ्टी 22,740 पर ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, सिर्फ 35 पॉइंट दूर वहाँ से। मिड कैप इंडेक्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पर, 2:1 का एडवांस डिक्लाइन। शानदार मोमेंटम इंडिविजुअल स्टॉक्स में। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग ट्रेंड 8% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% ऊपर, और उसके अलावा सारे ऑटो एंसिलरी नेम्स, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज। ऑटो इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। अपोलो टायर्स, टीवीएस मोटर, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, एमआरएफ दोबारा नाम ले रहा हूँ मैं, लेकिन मारुति सुजुकी, ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम बहुत शानदार है। जी हाँ, एक अच्छा खासा मोमेंटम जेएन के इंडिया में भी देखने को मिल रहा है अनुज। जैसे दरअसल इंडिकेशन था प्री ओपनिंग में कि जोरदार लिस्टिंग होगी, ठीक वैसा ही आपकी स्क्रीन पर 425 का इशू प्राइस, 620 पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 620 पर खुला, अब 651 के लेवल्स आ चुके हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया बम्पर लिस्टिंग होती हुई 57% का इजाफा, 57% के प्रीमियम पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ एक जोरदार पारी की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। ध्यान रखिएगा करीब 28 गुना इसका इशू सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी पोर्शन में अच्छा खासा लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला। रिटेल निवेशकों ने अच्छी खासी पार्टिसिपेशन की। हीटिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी जो आज अपनी पारी की शुरुआत करती हुई दिखाई दे रही है, और इस पर हमारी नजरें रहेंगी दिन भर। 651 के आसपास तक का ट्रेड इधर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जोरदार परफॉर्मेंस जेएन के इंडिया का, अच्छी पारी की शुरुआत हुई है। चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे दो नए मेहमान और कविता जी और पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स क्या होंगे? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा टाटा कैम, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, और सॉरी टाटा कंज्यूमर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इस काउंटर को ऊपर वाली साइड पे 1122 की तरफ लेके जा सकता है, और उसके बाद 1130। तो 22 और 30 के साथ टारगेट्स रख के इसको अगर हम लॉन्ग करेंगे तो 1100 पे ऐसे लगेगा। ये मे के फ्यूचर्स के लेवल्स है, तो उस हिसाब से इसको प्ले करना चाहिए। तो एक काउंटर मेरी तरफ से ये रहेगा, और दूसरा काउंटर जो मेरी तरफ से रहेगा दैट वुड बी रिलायंस। रिलायंस ने भी एक अच्छा स्विंग देना शुरू करा है, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो ऊपर वाली साइड पे 2985 एंड 3000, ये दो टारगेट्स के साथ इसको लॉन्ग करेंगे। 2955 का ऐसे लगाएंगे मे फ्यूचर्स पे। ओके, चलिए, तो ये रचना जी की दो पिक्स इस समय की। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी भी एक अच्छा मूव यहाँ पे कंसीडर होते देखने मिलेगा। एचडीएफसी बैंक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ये सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 1590 1600 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 1500 के आसपास का है, तो 1500 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी बैंक को बाय करना है। 1600 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है एचडीएफसी में वापस देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा रुझान यहाँ पे देखने मिल सकता है चार्ट पे। दूसरा रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में जिस हिसाब से हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है, और वही कैरी करते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 308 का पहला टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। 292 का स्टॉप लॉस यहाँ पे पावर ग्रिड में लगा के इसको बाय। ओके, तो ये फिलहाल पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक पर एक बाय साइड का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर साफ दिखने लगा है। अच्छा जमा है ये काउंटर। चलिए अब कविता जी से जान लेते हैं उन्होंने और क्या आइडेंटिफाई किया है। कविता जी इस घंटे के लिए ट्रेड। सो हर्षदा जी, फिन निफ्टी में बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ एक 0-0 टाइप और इवन आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन। फिर निफ्टी पर अगर आप एज ऑफ नाउ देखें तो मुझे लगता है 22,000 की कॉल पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 38 की प्रीमियम पर है। 70 से 80 रुपए तक के प्राइस टारगेट की तरफ ये मूव होता हुआ दिख सकता है। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो एक फिन निफ्टी इंडेक्स पर कॉल देना चाहेंगे। एल्स मुझे लगता है ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है।
अपार्ट मुझे लगता है आईसीआईसीआई जीआई यहाँ पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 1733 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। 1743 1755 के प्राइस टारगेट के लिए आईसीआईसीआई जीआई पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1719 का। ये कॉल भी हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ अभी शेयर। ओके, चलिए अब चलते हैं राजेश पालवे के पास। राजेश जी, आपकी 2 पिक्स। अनुज जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आरईसी लिमिटेड पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। कल से ही देखें तो पीएफसी आरईसी में एक मोमेंटम बना हुआ था और आज एक कैरी फॉरवर्ड बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आरईसी लिमिटेड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 490 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 490-95 का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 473 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेशन बने बैंक ऑफ बड़ौदा में, हमें लगता है ये मोमेंटम 285 से 288 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 274 के आसपास। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट का इस समय टेक्निकल सेटअप क्या है। सुशील, गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने एक चीज़ बोली थी कि डाउन साइड आपको 22,200 के नीचे नहीं दिखती और अपसाइड आपको यहाँ पर आई थिंक 23,200 या आई थिंक उससे बड़े टारगेट बोले थे आपने। अब क्या करें इस मार्केट में कि एक रनवे ट्रेन की तरह चल रही है? तो पीसीआर से अनुरोध है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करें और अगर आपको ये निफ्टी की आवरली चार्ट अगर डिस्प्ले हो रही है, देखिए ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन से घूम जाता है, नीचे की सपोर्ट लाइन से बढ़ जाता है। अब हम ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन के करीब ही हैं, 300 पॉइंट की जगह यहाँ हो गई। और बैंक निफ्टी की चार्ट अगर यहाँ दिख रही है तो एक इंटरिम रेजिस्टेंस है इस बीच में। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी 2-4 दिन आगे पीछे आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस करते रहते हैं, तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का फुल्का झटका दे और बाकी के जो सेक्टर्स है वो निफ्टी को और पुश करे और लास्ट में ग्रैंड फिनाले मारने के लिए बैंक निफ्टी भी अगर 50,800-600 तक जाए, तब मैं देखिए बैंक निफ्टी पे डेली व्यू की चार्ट पे आ गया हूं। और कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि इतने बड़े कॉल क्यों सोचते हो। देखिए सिर्फ ट्रेडिंग करने वाली ऑडियंस एक लिमिटेड ऑडियंस है, ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पे हमारा कॉल है अगले 6 महीने से 12 महीने के अंतराल में ये जो सुपर आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिया है पिछले 2 साल में, अब ये एग्जॉस्ट होने के पॉइंट पे आ गया है और आने वाले 12 महीनों में दूसरे कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो सीरियस आउट परफॉर्मेंस देंगे और बैंक निफ्टी को हमारा अनुमान है काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देना है। तो 50,500-600 अगले 4-5 दिन में आ सकता है। उसके बाद अगर ये नीचे की ये येलो लाइन तोड़ देता है 47,000 के नीचे जिस दिन बैंक निफ्टी चला गया, तब हमारा ये इन्वेस्टमेंट कॉल ट्रिगर होगा कि पैसा बैंकों से निकाल के आईटी और एफएमसीजी में डाले और हो सकता है अगले 1 साल में बैंक निफ्टी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर दे। सुन लिया आपको, बैंक निफ्टी ने रेड में आ गया एकदम से इंडेक्स। क्या ये देखिए, ये है इंट्राडे वोलेटिलिटी एक्सपायरी वाले दिन की भी। पता है इंट्राडे चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का, एकदम से हज था वो 49,600 समथिंग वाला बैंक निफ्टी गिर कर आया 49,450 पर। आई थिंक ये चार्ट थोड़ा अपडेटेड नहीं है, इसको रिफ्रेश करिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेड में आ गया था, तो उस लाइन तक आना चाहिए। और अब खैर वापस हल्का सा ग्रीन में आया, फिर 100 पॉइंट ऊपर। काफ़ी इंट्राडे वोलेटिलिटी की एक्सपायरी का कमाल इस समय। सुशील, पिछले जो हमारा इंटरेक्शन था उसमें आपने एक और चीज़ कही थी कि लोग एलआरएस का फ़ायदा उठाकर नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एप्पल और टेस्ला की बात की थी आपने, वो काफ़ी करेक्ट भी हो चुके थे। अच्छा बाउंस बैक देखा हमने इन स्टॉक्स में। क्या यहाँ पर ये जो पिछले 5 साल का ट्रेंड है, ये मेगा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? मेगा ट्रेंड किसका? नैस्डैक का? नैस्डैक के स्टॉक्स का, एप्पल का, ये टेस्ला, एनवीडिया। तो देखिए ये जो सेक्टर रोटेशंस हैं, स्टॉक रोटेशंस हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हैं। तो आप मान लो कभी कोई बफेट डिनर खा रहे हो तो फर्स्ट राउंड में आप प्लेट में 5, 7, 8, 10 आइटम डाल लेते हो और उसको चखने के बाद जब मजा आ जाता है कुछ 3-4 आइटम में, सेकंड राउंड में आप 3-4 ही खाते हो और लास्ट फिनाले आपका डेजर्ट होता है। तो टेस्ला और एप्पल मेरे हिसाब से इस करंट बुलिश लेग के डेजर्ट्स हैं
ये जो 5 दिन में ही 40% टेस्ला बढ़ गया और हमारा कॉल था डबल हो जाएगा, जो रिजल्ट्स खराब आएंगे, चार्ट वाले कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे लोग भी कुछ भी बोलते हैं। 40% जो 10 दिन में बढ़ गया, मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में ये तो 100% बढ़ जाएगा और एप्पल भी 50% बढ़ जाएगा। पर हो सकता है जैसे कोटक में अचानक मार पड़ गई, तो अमेज़न में अचानक मार पड़ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट में अचानक मार पड़ जाएगी। तो इंडेक्स बहुत कुछ छिपा रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े-बड़े अपसाइड और बड़े-बड़े डाउनसाइड, बहुत केयरफुल ना रहने वाले ट्रेडर्स को बढ़ती इंडेक्स में भी सफाया हो सकता है। नैस्डैक से लेके हमारी सेंसेक्स और निफ्टी तक के अंदर यही काम हो रहा है। तो जो मेगा ट्रेंड है वो एक बार के लिए फिलहाल बहुत वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी का मेजरमेंट जो विक्स है वो भी काफी कुछ छिपा रहा है। तो 50% बढ़ने वाले टेस्ला में अचानक अमेज़न एक दिन में 20% गिर जाएगा, उस तरह का बाजार मुझे सामने दिखता है। अच्छा, इस वॉलेटिलिटी में कितना कॉन्फिडेंस आपको बैंकों में, स्पेशली जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद कल जोरदार तेजी देखने को मिली थी, आई थिंक बिगेस्ट वॉल्यूम उस स्टॉक ने दिखाया था। यहाँ पर चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं कि आज अगर विराम कर रहा है ये काउंटर, फिर आगे और जोरदार चाल दिखाएगा? देखिए, मोटी बात है कि अगर बैंक निफ्टी में 1001 पॉइंट तक की जगह दिखती है जो कि 2% है, तो इंडिविजुअल जो उसके कंपोनेंट्स है कोई सा 3-4% भी बढ़ जाएगा। पर ये 2-3% की ट्रेडिंग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं और हम में से कोई भी इतना फास्ट नहीं होता हर्षदा जी की अर्जुन की तरह बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों हाथ से तीर चला लेंगे। नॉर्मली हम सबका कहीं ना कहीं बायस डेवलप होता है और हम उस बायस को 10-20 दिन तक ट्रेड करते हैं। तो अर्जुन जैसी क्षमता वाले ट्रेडर्स बाजार में होते बहुत कम है, पर कोशिश करते रहते हैं लोग। तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा कि एकदम से 1-2 दिन के कॉल ले लिए जाए। वो आप अपने टोटल मार्केट एक्सपोजर का 5-10% हिस्सा ही कर पाओगे। तो ब्रॉडली मेरा व्यू ये है, अभी 1000 पॉइंट तक की जगह हो सकती है बैंक निफ्टी में, बीच में 200-300-400 पॉइंट का झटका देने के बाद। और जो स्टॉक्स मोमेंटम में है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, वो अगर अब अपनी इस रैली को थोड़ा शांत करेंगे तो आपको एक्सिस बैंक और बढ़ने की जगह मिल जाएगी। पर इन सारे लार्ज कैप बैंक्स में जो एक बड़ा विरोधाभास मैं देख पा रहा हूं, जिस पजल को अभी तक मैं चार्ट्स पे सॉल्व नहीं कर पा रहा, कि अगर हकीकत में बैंक निफ्टी को 50,600-700 के बाद सब्सटेंशियल करेक्शन देना है, तो जो एचडीएफसी बैंक की चार्ट है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो पता नहीं कहीं ऐसा हो कि एचडीएफसी बैंक एक तरफा बढ़ते जाए और बाकी बहुत सारे बैंक्स में टूटन आ जाए। तो ये बहुत सारे कठिन सवाल हैं और इस वक्त पिक्चर इतना स्पष्ट नहीं है। सिर्फ बैंक निफ्टी की चार्ट की स्पष्टता के कि 50,500-600 के ऊपर बैंक निफ्टी का फिलहाल जा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। एक और पॉकेट, इनफैक्ट अनुज मेंशन ही कर रहे थे कुछ देर पहले जब हम ऑटो कंपनियां डिस्कस कर रहे थे और एमएनएम की चाल पर बातचीत हो रही थी, टायर स्टॉक्स में आप एमआरएफ को लेकर काफी बुलिश थे, वो व्यू अभी भी होल्ड करते हैं? तो उस व्यू को और स्ट्रेंथन करने का टाइम आ गया। पीसीआर से अनुरोध है, जरा सी मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट है उसको दिखाए। इस ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट आ गया और साथ ही हम जिस चेतावनी के साथ काम कर रहे हैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। जो मैंने कहा ना, बफेट डिनर का 3rd राउंड है। अब डेजर्ट एमआरएफ मेरे लिए ऑटो और ऑटो एक्सेलरीज में एक डेजर्ट के जैसे है। ये नहीं कि पूरे के पूरे सेक्टर में एमआरएफ चल रहा है तो मतलब पूरे सेक्टर में वो तूफान है। बाकी सारे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म थकावट बनने लग गई है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े सेक्टर रोटेशंस मुझे लगता है बाजार इलेक्शन के आसपास या उसके बाद करेगा। तो एमआरएफ में हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। फिलहाल 2 लाख के ऊपर हमारी नजर टिकी हुई है और बीच बीच में अलग अलग लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे इसको। मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार मोमेंटम है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, आपका नैल्को हो गया, सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, सभी के सभी वेदांता में मूव आने शुरू हो गए हैं। मुझे पहले ही अग्रिम क्षमा आप प्रदान करेंगे तो मैं स्पष्ट मेरे मन की बात को कह पाऊंगा बिना संकोच के। तो देखिए, जब भी टॉप और बॉटम आते हैं ना, एक्साइटमेंट हाईएस्ट होता है, इमोशंस हाईएस्ट होते हैं। अंडरलाइंग मैं कॉपर की, एल्यूमिनियम की और जिंक की चार्ट्स को जब देखता हूं, मुझे चीख चीख के कह रही है कि हम तीनों के तीनों 2-5-10 दिन आगे पीछे 25-25% गिरेंगे। और जब ये अंडरलाइंग कमोडिटीज की चार्ट्स पे पीक आउट आ रहा है, तो इसी तरह का साथ में हिंडाल्को में एक नया हाई बन गया और हम बहुत बुरी तरह से ट्विटर पे ट्रोल हो गए। और हम जितने ज्यादा ट्रोल होते हैं उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है।
तो या तो ट्रोल कर लो या पैसे कमा लो। तो अगर हिंडाल्को वापस 450 हो जाएगा, या ये हिंदुस्तान कॉपर, देखिए 2025 के व्यू पे इस 25% डिप के बाद वापस एक नया हाई सारे बेस मेटल्स में आना चाहिए। तो 25% अगर बेस मेटल गिर जाएगा, 40% अंडरलाइन कोई स्टॉक गिर जाए, 30% गिर जाए, तो हम यही कहेंगे हम बहादुर नहीं है, हम कमजोर हृदय के लोग हैं। हमें 100 रुपए का मेटल स्टॉक नहीं लेना है, एक्सेप्ट जीएमडीसी। जीएमडीसी एमआरएफ की तरह मेटल्स का डेजर्ट स्टॉक है, डिनर कंप्लीट है, और जैसे ही गेस्ट दरवाजे से निकलेंगे, जिस दिन सेल सिग्नल आएगा हम सबको शॉर्ट सेल करेंगे। 5 दिन 7 दिन हम रॉन्ग हैं, अच्छी बात है, हमें लास्ट का पैसा नहीं कमाना है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बात हो गई मेटल्स की। एक मेटल्स में रहते हैं, प्रेशियस मेटल्स पर आते हैं। आपने एक चीज़ कही थी कि गोल्ड और सिल्वर की अब पाताल लोक की चाल शुरू होगी यहाँ से, मतलब बड़ी करेक्शन, वो इंटैक्ट है व्यू? देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, ये मेरी स्क्रीन से गोल्ड की चार्ट दिखाएं। ये कॉमेक्स वाला इस चार्ट है। तो एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद अभी जो फ्लैगिंग पैटर्न बना गोल्ड में, इसमें भी वापस आज नीचे का डाउनसाइड ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगली चाल मेरे को गोल्ड में यहाँ तक दिखती है, फिर ये रिबाउंड हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो हर रैली में गोल्ड को बेचिए। साल लोग तो मतलब समझिए साल भर में अगर गोल्ड कोई अनहोने नीचे के भाव पे आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को लगता है 1800 से जो इस साल की रैली शुरू हुई थी, जो लो था 1800 का, तो गोल्ड आसानी से तोड़ देगा ओवर ए टाइम। और अब देखते हैं साल के अंत तक ये 1600 तोड़ देता है, 1400 भी जा सकता है। तो साल लोग का मतलब है कि यहाँ से 30% अगर 35% सोना गिर जाए तो पताल लोक ही हो गया फिर वो। ओके, बिल्कुल। स्टॉक्स में कोई और आपके रेडार पर जो एक दो अगर स्टॉक्स आए हो जो यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम देंगे? सभी सेक्टर्स में देखिए डेजर्ट टाइप की सिचुएशन है कि एक दो चीजों को खोजा जाए। पीवीआर पे जैसे हमारी पास में कई बार बात हुई है, अब पीवीआर को कोई दबा के बैठा हुआ है, काफी टाइम से दबा दबा के बैठा हुआ है। जैसे छूटेगा अगला पड़ाव सीधा 1510-20, फिर वहां थोड़ा करेक्शन देगा 1700। तो इंटरटेनमेंट में स्मूदेस्ट चार्ट पीवीआर की है। जी की चार्ट को देख के मुंह में पानी आता है, पर वो काउंटर पता नहीं किस तरह का हो गया, वो हिलता ही नहीं है, या सन टीवी नॉइज भी ज्यादा है। तो रिजेक्ट करते करते बाई डिफॉल्ट बचता है कि पीवीआर के अंदर अच्छा दांव लगा लो। अगर आपके वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट्स की जरूरत है, इसकी चार्ट को आप देखो, जिस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न को तोड़ के निकला है। एक तरफ वोडाफोन के फंडामेंटल्स जो हैं सो हैं, और एमआरएफ के फंडामेंटल्स जो हैं सोने पे सुहागा हैं। चार्ट दोनों की सेम है। तो पोजीशनिंग ऐसी हो चुकी कि स्टॉक को और घटना ही नहीं है, तो कोई डिलीवरी लेके बैठे और ये वोडाफोन 18, 19, 20 हो जाए अगले 1-2 महीने में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स के स्टॉक फंडामेंटल्स पे, या अगर आप सॉफ्टवेयर स्पेस में जो अब हम बहुत ज्यादा बुलिश पैटर्न्स को एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। आज बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट्स को लेकर के आपस में डिबेट है बहुत। रिजल्ट सॉफ्ट हैं, अच्छे हैं। नोमुरा ने 850 का टारगेट दे दिया, हमारी चार्ट पे हमको 1100 का टारगेट नजर आ रहा है। तो अब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की बजाय बड़े ट्रेंड्स को पकड़ के राइड करके, निफ्टी में कोई 1000-1200 पॉइंट के करेक्शंस कभी भी आते रहेंगे, तो भी हर सेक्टर में एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से 30, 40, 50% तक की सवारी करने लायक पैटर्न्स और सिग्नल्स हैं। निफ्टी का खेल अपनी जगह पे अलग है। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा संक्षेप में रखें। अगर आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो वहां मैं थोड़ा विरोधाभास देख रहा हूं चार्ट्स पे, और मैं आशा कर रहा था कि आप मुझे आज ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, बड़ा कठिन है सवाल। चार्ट्स पे हमारा ये व्यू है कि जितनी भी पॉजिटिविटी लोग फील कर रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल पे, तो देखिए ये चार्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है बिल्कुल, ठीक है। और उसी तरह से अब ये जो चार्ट है ना आदित्य बिरला कैपिटल की, ये हो गया एबीसी वेव। यहाँ से अब इसको अच्छा खासा करेक्शन देने की तैयारी में स्टॉक किसी भी टाइम, और भी कुछ नहीं करेंगे, पर जैसे ही येलो लाइन टूट जाएगी, नहीं आज के लो के नीचे गया, आज के लो से और 2 रुपया नीचे गया, तो स्टॉक शॉर्ट सेल करने लायक होगा फॉर मिनिमम मूव टू 209, और वो भी टूट गया तो फिर ये कितना नीचे चला जाएगा अभी इसका अनुमान मैं नहीं लगाऊंगा। तो मेंटल परसेप्शंस अलग है, मार्केट अलग है। और एक क्विक पॉइंट अनुज में ऐड कर दूं, एफएमसीजी के स्टॉक्स जो पुराने जमाने की बढ़िया गुड क्वालिटी कंपनीज में सारी सोबर चार्ट हो गई, चाहे लीवर बोलो, ब्रिटानिया बोलो, नेस्ले बोलो, निफ्टी चाहे जहां भी चला जाए 1000-2000 पॉइंट करेक्शन, पैसा अगर एफएमसीजी के इन स्टॉक्स में लगाएं
तो 25, 30, 35% तक के रिटर्न दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक मिलने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिखता है। अगर नहीं दिवाली तो क्रिसमस तक भी इन तीनों स्टॉक्स में मुझे 25-30% की पॉजिटिव रिटर्न्स दिखती है। तो एफएमसीजी में अच्छा खासा एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ गुड डे। अगले मंगलवार को फिर बातचीत जरूर होगी। चलिए इस बीच मार्केट जहां पर हमने देखा है जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो कायम है। निफ्टी बैंक भले ही थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ हो लेकिन अब वो 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड करने में कामयाब है। अच्छा इस बीच केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस कंपनी पर फोकस करते हैं। चौथी तिमाही में नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफा 6% बढ़ा, आय में करीब 5% का इजाफा रहा। कंपनी ने FY25 के लिए एक जोरदार गाइडेंस पेश किया है। वो कह रहे हैं कि FY25 में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 18 से 22% कमा सकती है और मार्जिन्स भी 20-20% के आसपास रहने की क्षमता इस समय है। तो क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है इस गाइडेंस के पीछे, क्या वजह है? कंपनी के CFO प्रिया हार्दिकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया जी स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस इस सेट ऑफ नंबर्स पर, लेकिन ये गाइडेंस पर पहले मैं बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस किसी IT कंपनी की तरफ से आ रहा है। क्या ड्राइव कर रहा है आपका ये कॉन्फिडेंस, अगर उसका एक अंदाज़ा पहले दे सके? देखिए हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छा एक विश्वास है दैट हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। हमने अपने लोगों में बहुत अच्छी तरह की एक इन्वेस्टमेंट की है। हमारे स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया चल रही है और एक स्ट्रांग पाइपलाइन की वजह से हमें इतना कॉन्फिडेंस है। ये कहते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये जो हमने स्ट्रांग गाइडेंस दिया है, एक साउंड गाइडेंस दिया है 1822% आगे का रेवेन्यू के लिए और मार्जिन्स का, वो एक तरह का हमारी जो पीपल इन्वेस्टमेंट है, ESOPs जैसे हमने कहा है इंसेंटिव्स, उसके बाद हम हमारा मार्जिन कायम रखेंगे। सो हमारी क्लाइंट्स के साथ की पार्टनरशिप, हमारे उनके साथ एक अच्छी तरह से जुड़ जाना, यही एक वजह है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ अगले साल भी कर पाएंगे। ओके प्रिया जी गुड मॉर्निंग। एक पिछले 2 हफ्ते पहले जब टाटा एलेक्सी के नंबर आए थे थोड़े वीक थे, तो ये लग रहा था कि शायद EV बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन है, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी EV बिजनेस है। उस पर अगर आप एक कुछ हमें बता सकें कि क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो है एक प्रोसेस बहुत जोरों से चल रहा है। उसमें कार सेल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट, हमारा जो एक तरह का सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का प्रोग्राम है उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है। और दूसरी ऐसी वजह है कि हम जो हमारे ऑफरिंग्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, एक पूरा तरह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे क्लाइंट्स के लिए। सो इनसाइड द कार एज वेल एज आउटसाइड द कार, वो 2 चीजें हैं। और एक बात ऐसे भी है कि EV सेल्स का जो चल रहा है अभी, कार्स आर सेल्स आर डाउन, इट इज जस्ट अ प्रोग्रेशन। वी बिलीव दैट EV का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बरकरार रहेगा। OEMs जो है वो अभी तक ज्यादा जो स्पेंड कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लेटफॉर्म करेंगे, वो उनका स्पेंड भी बरकरार रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है ER&D स्पेंड, वो 70 बिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट किया है, उसमें तो कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमारा जो डिमांड है वो कायम रहेगा और हमारा विश्वास है दैट हमारा ग्रोथ एक तरह से जारी रहे। अच्छा, क्योंकि आप ने कहा कि क्लाइंट्स के साथ आपकी जो साझेदारी है वो और मजबूत है, तो विजिबिलिटी है किस तरह के डील विंस आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस क्वार्टर में आप रफली करीब 260 मिलियन डॉलर के डील विंस देख पाए हैं। ये सिलसिला और बेहतर हो सकता है FY25 में? अभी देखिए हम क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट व्हाट आई कैन से इन दिस प्रोसेस कि 260 की जो हमने अभी डील विंस ये क्वार्टर में दिखाई है, ये डील विंस की एक स्ट्रांग पाइपलाइन हमारे पास है और इसकी तरफ से झुकता हुआ हमारा जो गाइडेंस है वो बरकरार रहेगा। और हमारी ग्रोथ भी जो है वो सारे ज्योग्राफीज से आ रही, चाहे वो यूरोप से है। आप देखेंगे तो हमारे यूरोप में ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। इस साल हमने एशिया में बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं।
हमें कॉन्फिडेंस है, जैसे हमने कहा था हमारे इन्वेस्टर कॉल में, दैट हम इंडिया और चाइना ये दोनों मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो एक तरह से ग्रोथ वहां से भी हमारे लिए आ सकती है। तो एक स्ट्रांग फुटिंग पे है और साउंड पाइपलाइन की वजह से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डील विंस का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो नई डील्स आप लोग साइन कर रहे हैं या फिर करेंगे, इसमें प्राइसिंग फिर क्या बेहतर होने के आसार बनने लगे हैं प्रिया जी? देखिए, ऐसा है कि प्राइसिंग का तो ऐसा है, जैसे आप मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो या कोई और ऑफरिंग हो जिसमें ओईएम्स ने बहुत ही स्पेंड का एक तरह से उनका सिलसिला जारी रहेगा और उनके लिए कॉस्ट का सेविंग और कॉस्ट का जो एक तरह से मुनाफा होता है वो उनका आउटलुक होगा और उनमें वो एफिशिएंसी लाना वो हमारे बिजनेस मॉडल के लिए एक तरह से जोर पकड़ेगा और हमें इसका बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। तो ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी हम लोग भी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को इन देयर प्रोग्राम्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो या आउटसाइड द कार कनेक्टिविटी हो, तो वो उनके लिए एक अच्छी तरह से हम एक सॉल्यूशन दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रिया जी, आखिरी सवाल फिर मेरा आपसे ये है कि FY25 के लिए आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक रखा इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। FY27 तक का आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि $1 बिलियन तक का रेवेन्यू कमाएंगे, उस गाइडेंस के साथ आप इस समय बरकरार हैं या फिर उसको अब बेटर करने के चांसेस दिख रहे हैं? जैसा आप सोचे, आपके मुंह में घी शक्कर 1 बिलियन से ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें मार्केट बहुत ही इंडस्ट्री एक स्ट्रांग लग रही है, हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। हमारे जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हमारे क्लाइंट्स के साथ हम जुड़े हैं, वो प्रोडक्शन प्रोग्राम 27 साल के बाद के भी है, 28, 29, 30 साल तक वो चलते रहेंगे। सो हमारे ग्रोथ का सिलसिला तो जारी रहेगा। जैसे हमने कहा है कि हम नए एरियाज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, जैसे इंडिया मार्केट में हो, वो हमारा फोकस नहीं था, चाइना की स्ट्रेटेजी हो, या हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं दैट मोबिलिटी एक इंडस्ट्री में एडजेसेंसीज क्या है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम क्या ला सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी स्ट्रेटेजी अभी बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें विश्वास है कि हम आपने जो कहा वो फुलफिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, और अच्छा लगा कि काफी समय बाद एक आईटी कंपनी से हमारी बातचीत हो रही है जो इतना कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम्स को लेकर। गुड लक टू यू। केपीआईटी टेक आज भले ही स्टॉक हल्का सा नीचे हो, लेकिन बहुत ही जोरदार गाइडेंस कंपनी ने दरअसल FY25 के लिए दिया है और जिस तरह की डील विंस और क्लाइंट से बातचीत हो रही है, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि $1 बिलियन और उससे ऊपर का रेवेन्यू FY27 तक ये कमा पाएगी। स्टॉक आपके सामने 1490 के आसपास कर रहा है कारोबार। चलिए मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी एकदम स्टेडी है, 22,739 के लेवल्स पर इस समय 95 पॉइंट की बढ़त पर। मिड कैप्स का जोश कायम, 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा और निफ्टी बैंक बीच में एक थोड़ा सा शेकआउट दिखाने के बाद फिर अपने कदमों को रिट्रेस कर पाया है। 150 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। इस मोड पर जोड़ लेते हैं नीरज जी को, जो आपके आगे सवालों के जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। नीरज जी, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखाई है और होपफुली आज बैंक निफ्टी फिर से एक बार अच्छी ट्रेड दिखाना चाहिए, लेकिन देखते उतार चढ़ाव के बीच क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।